तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग इस वक्त अपने रिजल्ट का, आंसर की का, सभी चीजों का वेट कर रहे होंगे। वैसे भी बहुत जल्दी आंसर की आ जाएगी, आप लोगों को पता है, और आपकी ओमार शीट भी जल्दी ही आ जाएगी। रिजल्ट भी आपका अगस्त में आ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त बहुत सारे लोग इतने स्ट्रेस में हैं, डाउट में हैं कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, कट ऑफ में हमारा अंदर कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे डाउट्स इस समय सभी के दिमाग में चलते हैं और ये नॉर्मल है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक सिर्फ कट ऑफ के पीछे या रिजल्ट के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपके अच्छे नंबर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है किसी चीज का, तो आप छोड़ दीजिए ना, क्योंकि आप तो एग्जाम देके आ चुके हैं। अब सिर्फ उसका रिजल्ट आना बाकी है। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों उस चीज को लेके इतना स्ट्रेस लेना, परेशान होना? जो होगा वो तो रिजल्ट बताएगा ही। लेकिन आप अपना एक एक जो दिन है, एक एक समय, पल, मिनट, घंटा, जो भी बोल सकते हैं, वो सभी गवा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो समय जाता है ना, इसका हमें आगे जाके पछतावा होता है। इस समय समझ में नहीं आता। अभी हमें लग रहा है कि 2 महीने तो है ना, अक्टूबर है तो अगस्त, सितंबर, 2 महीने आराम से है, लगभग 2.5 महीने हैं, तो है उस समय, पढ़ाई कर लेंगे TRE 4 के लिए। लेकिन जो ये समय जा रहा है ना, कैसे कैसे चला जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग बस ऐसे टाइम वेस्ट करते जाते और समय सिर्फ एक ही चीज बोलता है, तुमने अगर मेरी कदर नहीं की तो मैं तुम्हारी कदर नहीं करूंगा। सिंपल फैक्ट है। तो आप अपने समय को देखिए, आपका समय कहाँ जा रहा है और क्या कर रहे हैं आप लोग। अच्छा अगर मार्क्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरी है कि हम अच्छे मार्क्स से भरोसे बैठे रहे और ये सोचे कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं ना। आप अगर सिलेक्ट हो भी जाएंगे तो कुछ तो आप सोचेंगे ना, नेक्स्ट मूव आपका होगा, कोई नेक्स्ट स्टेप होगा, तो आप उस वे में तैयारी करें। और जो इसका सिलेबस होता है BPSC का, ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे भी एग्जाम की हम तैयारी करें तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती, ये सारी चीजें भी उसमें होती है। तो फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? कैसे भी करके अगर आप दूसरा स्टेप लेंगे तो भी आपको ये सब पढ़ना है, और अगर आप इसी में कंटिन्यूटी में जाएंगे तो भी आपको ये पढ़ना है। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना? तो इसी वजह से आज का वीडियो होने वाला है पूरा सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में। TRE 3 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, और TRE 4 का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सिलेबस और बुक लिस्ट को लेके। लेकिन फिर भी अभी नए व्यूअर्स भी हैं, और क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुआ है, तो सभी को एक नए सिरे से भी जानना होगा कि क्या इसमें बुक लिस्ट हम फॉलो करें, क्या सिलेबस है। एक बार एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो चाहिए होता है, तो छोटा ही होगा, सारी चीजें बुक्स सारी मैं आपको वैसे यहाँ इसकी फोटोज बता दूंगी, क्योंकि आपको सारी बुक्स थोड़ी उल्टी नजर आएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, प्लस आपको सिलेबस भी समझा दूंगी। तो यहाँ पर आपको अब शुरू से एकदम शुरू से शुरू करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि TRE 4 के लिए भी काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि सबको था कि अगस्त में एग्जाम होगा। तो अभी तक तो बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी, एकदम बेस्टेस्ट तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी है जो कई लोग हैं जो अभी न्यू सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो आप सोचते हैं कि ये फालतू में बकवास की जाती है, फ्रेंड्स, कोई भी बकवास नहीं की जाती है इस वीडियो में। अगर आपको पता होगा, मेरी सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती है, बेवजह की बातें मैं नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग, अभी मैंने देखा मेरा जो वीडियो था कल का, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए हैं। मैं ये सोच रही हूँ आप लोगों को नेगेटिव कमेंट करके क्या मिलता है? अगर कोई मोटिवेट है तो आप उसे डिमोटिवेट क्यों करना चाहते हैं और क्यों करते हैं? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोल के चले जाते हैं, फालतू की बातें बकवास करके चले जाते हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसको भी तो कुछ इफेक्ट करता है ना। तो आप प्लीज, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज गंदा भी मत बोलिए, नेगेटिव भी मत बोलिए। आप मोटिवेट नहीं है तो दूसरों को डीमोटिवेट मत कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो दूसरे को डीमोटिवेट करके उसे उसके फेल्यूर का एहसास ना कराए, प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और अब रही बात कट ऑफ के बारे में, भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, कट ऑफ के बारे में मैं भी खुद एक्यूरेट नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। बहुत सारे टीचर्स है या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो काफी अच्छे से कट ऑफ को डिफाइन कर रहे हैं। नॉर्मल अगर जनरल की बात करें तो मैं अभी खुद भी बता देती हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो जनरल फीमेल है
तो उसका हो सकता है कि 70 समथिंग, 70 से ऊपर ही जाएगा, 75। और जो मेल हो सकता है तो वही, अब उससे 5 नंबर आगे ले लीजिए, 80, इतना हो सकता है। लेकिन आप अगर देखें तो अगर कोई भी अच्छा टीचर होगा, वो कोई अभी इस वक्त कट ऑफ के बारे में बात कर ही नहीं रहा होगा। खुद दानिश सर देख लीजिए, उन्होंने, मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी कल, उन्होंने खुद बोला था कि कट ऑफ मुझसे मत पूछिए, मैं इस समय कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं उनकी और सीट्स के ऊपर। जितनी सीट्स होगी उसी पे और कितने कैंडिडेट्स है उसी के ऊपर डिफर करता है कि कट ऑफ क्या बनेगी। क्योंकि आपको पता है सीट्स बचा ली जाती है, और बचाने के बाद वो सीट्स मतलब कहाँ जाती है आपको पता है, नेक्स्ट में जुड़ जाती है। तो इस तरह से काफी बच्चों का मतलब लॉस हो जाता है। तो हम कट ऑफ के बारे में मतलब एक्यूरेसी नहीं दे सकते हैं, ना बता सकते हैं। इसी वजह से अगर आप इस समय भी कट ऑफ के पीछे भाग रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर, अब ये सब बातें हो गई कट ऑफ की खत्म। अब हम बात कर लेते हैं सारी बुक लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये एस कुमार की है, इसने पूरा बीपीएससी मतलब जितने भी हैं, बीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़, मतलब जितने भी लोक सेवा आयोग है वो सबकी इसमें अच्छे तरीके से सारी चीजें दी गई है। मतलब जितना भी आपका व्याकरण है वो सब इससे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी चीजें आती है मार्केट में, आपको देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ज्यादा मतलब डीपली नहीं पूछा जाता है। इतना पूछा जाता है कि आप उसे कर सके। बस टीआरई 3rd में ही थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों बहुत हार्ड पूछ लिया था साहित्य, बाकी टाइम नहीं पूछने वाला है, तो सो डोंट वरी। और इसके बाद अब इंग्लिश की एक्चुअली मैंने पता है बहुत अंदर में रख दी है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि इंग्लिश भी मतलब हिंदी तो थोड़ी टफ आ जाती है पर इंग्लिश नहीं आती है। इस वजह से मुझे इंग्लिश का मतलब डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। नीतू मैम की बुक मैंने फॉलो की थी, बाकी मोस्टली मैं इसके लिए यूट्यूब का ही सहारा लेती हूँ इंग्लिश के लिए। तो ये 2 चीजें आपकी हो गई। अब हम इसे साइड कर देते हैं। अब है जीके जीएस के बारे में, तो ये मैं इसकी पढ़ती हूँ। ये है मनोहर पांडे की, अरिहंत की है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसे काफी पढ़ा है, काफी मतलब आप देख सकते हो काफी मतलब इसको मैंने चार्ट डाला एक तरह से बोलना चाहिए। तो मैं ल्यूसन नहीं पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ल्यूसन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो ल्यूसन नहीं पढ़ती हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट है, हिंदी सॉरी मतलब पूरी हिस्ट्री है, और पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर भी है इसमें, और जियोग्राफी मतलब इकोनॉमिक्स, और ईवीएस भी है। किसी भी चीज को आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लोग तो बोलते हैं वैसे ल्यूसन पढ़ने के लिए, बट आप पढ़ सकते हो, ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है, आपकी खुद की चॉइस है। तो ये मैंने पढ़ी है, मुझे ये काफी पसंद आई है। बाकी मैं यहाँ पर सबसे पहले चीजें मतलब अभी ठीक है, पहले मैं सारी चीजें बता देती हूँ आपके सारी बुक्स के बारे में। नेक्स्ट है जियोग्राफी, इसी से मैं देखिए, मैं इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने इसी से कंप्लीट की है। ईवीएस की मेरे पास रखी हुई है, मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसी फोटो होगी मेरे पास तो मैं डाल दूंगी। मैंने प्राइमरी लेवल की एनसीईआरटी बुक है उससे मैंने पढ़ाई की है। वैसे ईवीएस इतना आता नहीं है, तो ये भी मैं यूट्यूब से ही अभी फिलहाल में कर लेती हूँ। तो ये 2 चीज हो गई, और इसमें भी उतना दिया है जितना आप कर सकें। पॉलिटी इसमें हो गई और हिस्ट्री हो गई। जियोग्राफी भी मैंने इसी से पढ़ी है, बट इसके अलावा मैंने जियोग्राफी के लिए ये मानचित्र की है, भारत का भूगोल, आप इसे देख सकते हैं, फोटो डाल दूंगी, ये बहुत अच्छी है। इसमें सारे मैप्स मतलब देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैप्स के थ्रू सारी चीजें दी गई है, तो मतलब काफी अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। अगर कुछ मतलब 1-2 चीजें हैं जो मैंने नहीं मुझे समझ में आई थी, तो मैंने इसे एनसीईआरटी से इंक्लूड किया है। ये मेरी है साइंस की मैंने पूरी एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब आप ये देख सकते हो पूरी भर गई है, पूरी थोड़ा सा बाकी है। तो मैंने इसमें 9th 10th की पूरे नोट्स बना लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत है। 6th 7th 8th की मुझे नहीं लगता कुछ खास जरूरत पड़ेगी मुझे पढ़ने की, ये मेरे लिए इनफ है। तो ये साइंस की हो गई। आप साइंस, मैं आपको बता दूंगी किस चैनल से मैंने साइंस की तैयारी की थी, और मैंने आपको ज्योग्राफी बता दी हिस्ट्री और पॉलिटी, इतने सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं जो फाइनल चीज है, ये देखिए, ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी सार संग्रह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें की क्लियरिटी मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी बहुत अच्छा दिया है, सबसे अच्छा अगर इसमें पोर्शन दिया है तो मुझे लगता है पॉलिटी दिया है। पॉलिटी अगर आप इससे पढ़ लेंगे तो आपको बाहर किसी और चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है पॉलिटी आपको इससे पढ़ना चाहिए। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसमें बहुत अच्छे दिए हैं, पर मुझे लगता है इसमें साइंस इतना ज्यादा डीप नहीं दिए है कि आप पढ़ सकें। जियोग्राफी लमसम बहुत मतलब ठीक है,
बट मुझे लगता है कि आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने हिस्ट्री इसमें नहीं देखी है, और जो ईवीएस भी है तो वो भी लगभग इसमें सही है। तो आप इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। स्पेशली मैं आपको बोलूँगी इसमें आप जियोग्राफी देख लेना और पॉलिटी बहुत अच्छे से देख लेना, मतलब इंडियन भी और वर्ल्ड भी। तो इतनी चीज़ें इसमें हो गई, और ये मुझे लगता है कि आप अगर इसे पढ़ भी लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट इसमें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, और इस बार भी यही किरण पब्लिकेशन की है, और ये TRE 3.0 की है। इसमें TRE 1, 2 दोनों के क्वेश्चन दिए गए थे। मेरे पास ये 2 पड़ी हुई थी, जो TRE 2 के टाइम की थी वो भी, और TRE 3 के टाइम की, क्योंकि वो मैंने पहले ही बुला दी थी, ये अभी आई नहीं थी, इसके मैंने 10 दिन पहले से बुलाया था, तो इसी वजह से वो मुझे ओल्ड मिला है वर्जन, और ये मेरा न्यू था। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट हो गई, आप इसको लगा लीजिएगा, मतलब ये बहुत अच्छी है। ये पूरा NCERT और SCERT बेस्ड है। तो ये मैंने अपनी सारी पूरी जो भी है बुक लिस्ट कंप्लीट कर ली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इनफ होगा, और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। और इसके बाद रही अब मैथ और रीजनिंग। तो मैं मैथ और रीजनिंग है तो वो यूट्यूब से ही करती हूँ। यूट्यूब पे मैथ के लिए मैं अध्ययन मंत्रा में एक सर पढ़ाते हैं, अंकुर चौधरी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे उनका समझ में आता है तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। उसके अलावा रीजनिंग के लिए जो रोजगार विद अंकित है तो उनमें एक सर पढ़ाते हैं। वैसे तो आप रीजनिंग कहीं से ही पढ़ सकते हैं, जो भी BPSC का इस समय पढ़ा रहा है वहां से रीजनिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मैं मोस्टली गौरव सर को ही फॉलो करती हूँ, बल्कि पूरी तरीके से मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। अभी बीच में मैंने ऑफिसर्स अकेडमी से पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे मतलब ये है कि लास्ट में पढ़ रहे तो कुछ खास मतलब समझ में आ नहीं पाएगा, लेकिन मैंने गौरव सर से पढ़ी है तो मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आई है, इसलिए मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगी। बाकी कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा रहेगा आपके लिए, और सिलेबस में भी हमें बता दें। PRT और 6 to 12 तक के सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करने वाली हूँ, यानी कि ये आप लोगों का सिलेबस है, पूरा सिलेबस है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको PRT का बता देती हूँ। PRT में आप लोगों का आता है, ये सारे नंबर्स हैं, मतलब जैसे TRE 1, 2, 3 में कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के आए थे, ये सारी नंबरिंग है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट समझा देती हूँ, क्योंकि ये सब बताने में ना बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए इसमें देखिए करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग इसमें आती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब नंबर मैथ एंड रीजनिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस ये सब्जेक्ट खींचता है। बाकी जो थोड़े सब्जेक्ट लेते हैं, साथ में करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका हो गया PRT का सिलेबस। अब ये है 6 to 12 में। 6 to 12 में आप लोगों का इसमें भी 120 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो 80 नंबर का होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। 80 के बाद जो भी आपके नंबर बच रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली 40 नंबर बच रहे हैं, तो 40 नंबर में आप लोगों का जो है GK GS होता है। तो नंबर है ये आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैथ, साइंस, SST, और सब्जेक्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश जो भी होता है सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका 80 नंबर का, और ये हो गया आपका 40 नंबर का। टोटल मिला के 120 नंबर के ये हो गए। तो अब इसमें GK GS में आप लोगों को जो सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, मैथ, साइंस, इतना सब्जेक्ट पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि रीजनिंग भी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है GK GS में। तो अब इसके बाद यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो आप लोगों का मैथ साइंस अगर आप लेते हैं सब्जेक्ट, तो इसमें देखिए आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। बायो में आपका जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है। अगर आप SST आपका सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट 1 में आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी मस्ट है लेना, और सेकंड सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे मतलब मैथ साइंस में तो आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंपलसरी है, ठीक उसी तरह से SST में आप लोगों का हिस्ट्री और जियोग्राफी कंपलसरी है। इसमें से जूलॉजी या बॉटनी कोई भी एक इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों कंपलसरी है। और उसके बाद इसके अलावा ये चारों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इम्पॉर्टेंटली। तो आप अगर आपने इसमें
हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लिया है तो इसमें आपको कोई भी दूसरे सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। इस तरह से आपका एसएसटी होगा और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मतलब जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है ये आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा बनके सिलेबस तैयार होता है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। और अब फाइनल चीज़ जो कि मैं अपने मतलब मैंने जितना भी आपको बुक लिस्ट बताई है, बुक लिस्ट में मैंने वो नहीं बताई है जो यहाँ बताऊँगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, यानी आप लोगों का कुछ भी कहीं से भी आप पढ़े, ल्यूसेंट से पढ़े, ऑनलाइन बैच ले, ऑफलाइन पढ़े, कहीं से भी पढ़े, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी में अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी क्लास में हैं तो 12th से नीचे आइए 6 तक, और अगर आप मतलब फिर भी 9th 10th की भी तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंपलसरी है कि 10th 9th 8th ये इंपॉर्टेंट है करना। स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है 9th और 10th की तैयारी आपको एनसीईआरटी से करनी ही है। इसके अलावा भले ही आप 6th 7th थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको 9th और 10th को पढ़ना पड़ेगा। तो साथ में अब बता दें कि कौन जो नेक्स्ट वीडियो के लिए है कि मतलब कौन से YouTube चैनल अच्छे होंगे, क्या आपको मतलब कोर्स परचेस करना चाहिए, बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किस टीचर का लेना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको इस समय जो अभी 2 महीने बचे हैं, इस समय आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब से या फिर सेल्फ स्टडी, इन सारी चीजों से रिलेटेड वीडियो कल आएगा। तो वीडियो को मतलब जरूर वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्पेशली ये है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हर चीज मैं डालती हूँ, सारी अपडेट्स हर दिन की डाल देती हूँ, करंट अफेयर वगैरह वगैरह, मतलब जीके जीएस सारी चीजें डालती है। तो आप जरूर इससे जुड़ जाइएगा, आपके लिए, आपके टीआरई कोर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वहां पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।